बिजनेस स्टडीज में फुल मार्क्स लाने का तरीका दूसरे सब्जेक्टों में फुल मार्क्स लाने के तरीकों से बिल्कुल अलग है। यहां पर स्टूडेंट्स हार्ड वर्क में लगे हुए हैं, लेकिन यहां पे जरूरत स्मार्ट वर्क की है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस स्टडीज किस तरीके से पढ़नी चाहिए ताकि आपके फुल मार्क्स आ जाए। एक तो घबराहट तब से मच गई थी बिजनेस स्टडीज को लेकर जब 10वीं क्लास पास की थी और कॉमर्स में आ गए थे, तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज दो ऐसे सब्जेक्ट थे जो पहले कभी देखे ही नहीं थे, और इकोनॉमिक्स को भी सोशल स्टडीज वाली पिक्चर में दिमाग में घुमाए जा रहे थे। ये बिल्कुल अलग है। खैर, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं। दो बातें आपसे करूंगा, एक वो बेसिक टिप्स जो दुनिया देती है, सब लोग दे रहे हैं, वो भी जरूरी है। मैं आपके लिए स्पेशल एडवांस लेवल टिप्स लेकर आया हूं, और 11वीं के बच्चे हो चाहे 12वीं के बच्चे हो, सब फॉलो करना, नंबर पूरे आएंगे। दोस्तों, ऐसा मिथ दूर कर लेना कि दुनिया बोलती हो कि बिजनेस स्टडीज में फुल मार्क्स कहां आते हैं। अरे आते हैं, ऐसे आएंगे जैसे बताऊंगा। और कहीं तुम ये समझो कि मैं तुम्हारे इन जनरल क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, इनका जवाब भी दूंगा। क्वेश्चन कौन से है तुम ये पूछोगे, मुझे पता है सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, एग्जाम कैसे कंप्लीट करना है, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। नॉर्मली सबका कहना है, मैंने सभी टीचर्स को देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सब लोग कहते हैं कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज में अगर पूरे नंबर लाने हैं तो इन बेसिक टिप्स का जरूर ध्यान रखो कि भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को और सैंपल पेपर को, रिवीजन करो, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, आंसर कैसे लिखते हैं। सब लोग ये बातें बता रहे हैं ना। हाँ, इसके बिना काम चलेगा नहीं ये, लेकिन बहुत बेसिक चीज है, इनसे पूरे नंबर आएंगे। मैं कह रहा हूं जो एवरेज स्टूडेंट है वो इन चीजों के चक्कर में फंसा हुआ है। ये हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत आन पड़ी है भाई। पूरे नंबर लेके आने नहीं आने, पूरे नंबर लेकर आने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ठीक है करनी है, क्वेश्चन पेपर्स और नॉर्मल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन भी करनी है, और रिवीजन करने का तरीका अलग होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। प्रेजेंटेशन सबकी अलग अलग होती है, एक प्रेजेंटेशन का बेसिस होना चाहिए, वो भी यहां पर डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरी पहले एडवांस लेवल के टिप्स सुन लो, क्योंकि ये करोगे तो सोने पे सुहागा होगा। तो 50 वाले बच्चे 80 नंबर पे आएंगे, 80 वाले बच्चे 100 नंबर पे आएंगे। अब ऐसा मैं बिल्कुल भी यहां पर ऐसे नहीं कह रहा जिस बच्चे के पहले 30 नंबर आए थे वो एकदम से 100 नंबर ले आएगा, नहीं। ये एक रॉड डिस्कस कर रहा हूं, एक रास्ता डिस्कस कर रहा हूं जिससे पूरे नंबर आते हैं। इस रास्ते पे चलोगे तो थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होगी। अभी तुम्हारे अगर 40 नंबर आते थे तो भैया थोड़े से आगे टेस्ट में जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, और टेस्ट दोगे तो और परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, स्कूल के अंदर टेस्ट देते जाओगे, एग्जाम देते जाओगे, प्री बोर्ड में आपको आपका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हो, अगर मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रखोगे तो। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें, एडवांस लेवल की चीजें आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बात सुन लो, दिमाग की बत्ती जलानी है, और लर्न तो करना ही है, लेकिन लर्न करना है स्मार्ट तरीके से। एक स्मार्ट तरीका है याद करने का, अभी बता रहा हूं मैं। फिर दूसरा, एग्जाम्पल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझना शुरू करोगे तो चीजें जल्दी समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर एग्जाम्पल से भर दोगे, नहीं, एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आप डायग्राम्स या फिर फ्लो चार्ट बनाने शुरू करो लॉन्ग आंसर्स लिखने के लिए, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए नहीं। अब डायग्राम्स कैसे बनाने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, फिर भी तुम डायग्राम बना दोगे पेपर के आंसर में तो नंबर मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, टेंशन मत लो। और काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू कवर यूनिक कॉन्सेप्ट्स। ये है तुरुप का इक्का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाले कॉन्सेप्ट करते ही नहीं, मतलब एवरेज लेवल पे करके चले जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, एग्जाम्पल याद कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे पूरे नंबर आ जाएं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है जो कभी देखा ही नहीं। अरे मैं कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि अभी रिसेंटली 12वीं क्लास के बच्चों की बात करो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तुम पढ़ चुके होंगे या सुन लिया होगा। वहां पर एक मेंटल रेवोल्यूशन नाम का टॉपिक आता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, टेलर ने बताया था। अब कुछ बच्चे उसको करना भूल जाएंगे और वो पेपर में आ गया, फिर पूरा चैप्टर कर लिया, वो यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं किया। हर चैप्टर में एक एक दो दो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो ना करके, वो चीजें छोड़कर काहे को रिस्क लेना, वही 2-4 नंबर का कॉम्प्रोमाइज करा बैठते हैं। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार कि सिलेबस का पता होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ इस बार के सेशन में से डिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूं तो पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा पूरा चैप्टर डिलेटेड है। बिजनेस स्टडीज में कुछ भी डिलेटेड नहीं है, बल्कि जो कोविड टाइम में, कोरोना काल में 30% सिलेबस डिलेट हो गया था ना, वो भी वापस आ गया, समझ रहे हो?
तो सिलेबस का पता होना सबसे बेसिक चीज है कि हाँ भाई सिलेबस पता होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आएगा वो पता होना चाहिए। अब एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सीबीएसई वाले जिस दिन अपना सैंपल पेपर लॉन्च करेंगे सितंबर के महीने में, आपको सबसे पहले पता लगेगा इस चैनल पे। तो उस दिन पता लग जाएगा कि बिजनेस स्टडीज के पेपर में या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल का दामन नहीं छोड़ना है, डायग्राम्स वगैरह बनते हैं। डायग्राम्स में आपको एक तरीका बताता हूं। अगर देखो 11वीं क्लास के बच्चे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बात करें कि कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसमें 4 स्टेप्स हैं। तो आप 4 स्टेप्स के लिए 4 ब्रिक्स बना दो ऐसे, पहली ब्रिक्स, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, चौथी ब्रिक। जरूरी नहीं है ड्राइंग यहां पर खास लेवल की होनी चाहिए, ऐसा तुम्हें बिल्कुल ही कतई पेंटर और डिजाइनर कभी एक्सपेक्ट नहीं करता टीचर। बस पहला स्टेप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। फ्लो चार्ट मतलब एरो बना दो। अब इन बॉक्सेस में इनकी नेमिंग कर दो, समझ रहे हो। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं मैं आपसे, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करूं, तो आप इसके लिए डायग्राम बना सकते हो। देखो मान लो कि ये मैंने एम्प्लॉइज बनाए हैं बीच में, ये सब एम्प्लॉइज एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये सभी एम्प्लॉइज कोई इधर जा रहा है, 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 तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। ये सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे। ऐसे अफलातून लेवल के डायग्राम आपके सामने लेकर आऊंगा। अलग लेवल के डायग्राम होंगे। टीचर डायग्राम देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट आता है। तुम्हारा कंटेंट पढ़ेगा ही नहीं टीचर इतना, मेन लाइन पढ़ के पूरे नंबर। टीचर उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ता है जिस पे टीचर को शक हो जाता है कि हाँ भाई ये तो हवाबाजी कर रहा है, ये तो गप्पे मार रहा है। इसके अंदर गप्पे मारने वाले बंदे पता है कैसे पहचानता है टीचर? वो कहता है एक बच्चे ने हेडिंग लिखी है, चलो प्रेजेंटेशन का तरीका ज्यादातर बच्चों को पता है कि पहले हेडिंग लिखनी है फिर उसके नीचे उसको एक्सप्लेन करना है। अब इधर लिखा है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इसी लाइन को वो बीच में कहीं टेप देता है। हेडिंग वाली लाइन भाई जहां तक हो सके अपनी एक्सप्लेनेशन में अवॉइड करो उसको रिपीट करना। रिपीट कर दोगे तो टीचर को समझ में आ जाता है कि मेरा पोपट बना रहा है बच्चा। पोपट नहीं बनाना टीचर का, टीचर को सब पता होता है, वो चेक कर रहा है तुम्हारा पेपर, समझे। और एक्सप्लेनेशन कितनी देनी है? मैक्स टू मैक्स 2.5 लाइन, जरूरत पड़े तो 3 लाइन की एक्सप्लेनेशन। और कहां से टेपनी है? कहीं से नहीं टेपनी। अगर तुम्हें इंग्लिश में वर्ड्स बनाने आते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी प्रैक्टिस करके जो लाइनें याद करिए वो ठीक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिजनेस स्टडीज में इतनी काउंट नहीं होती, तो ग्रामर का बिल्कुल अब फजीता दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है कि ग्रामर मेरी अच्छी नहीं है तो क्या मेरे बिजनेस स्टडीज में मार्क्स नहीं आ सकते। अरे बिल्कुल आ सकते हैं, टेक्निकल वर्ड्स ध्यान में रखने हैं बस आपको। हाँ, ये तो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के दिमाग में ना हमेशा ये बना रहता है कि हाँ 10वीं क्लास के बाद मेरे पास बिजनेस स्टडीज आई है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, समझ नहीं आ रहा क्या है ये, थ्योरी है क्या है कहानी। देखो 11th क्लास में फुल मार्क्स स्कोर करना टफ है एज कंपेयर टू 12th क्लास में फुल मार्क्स स्कोर करना। मैं कह रहा हूं अपने लाइव एग्जांपल से बताता हूं, जिन बच्चों को मैंने देखे हैं, बच्चे जिन बच्चों के आज तक कभी पूरी जिंदगी में 11वीं क्लास तक 90 नंबर भी नहीं आए थे ना, 70 नंबर भी नहीं आए थे, उन बच्चों के 12th क्लास में 100 नंबर आ रखे हैं। किसी का बिजनेस में, किसी के इको में, किसी के अकाउंट्स में, किसी के मैथ्स में आ रखे हैं। तो ये मेहनत की निशानी है। तुम 12th क्लास में शुरू कर देते हो या 10वीं क्लास के बाद 11वीं में अभी शुरू कर दिया तो पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है ना। तो दोस्तों डायग्राम्स बहुत जरूरी है। और अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अभी वो बात करूंगा यूनिक कॉन्सेप्ट्स वाली, पहले जनरल क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है सर कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। देखो बिजनेस स्टडीज वाले बच्चे खास तौर पर इधर उधर बिल्कुल ना भटके। पहली और बेसिक चीज, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, हर हाल में हर तरीके से एनसीईआरटी होनी चाहिए। सीबीएसई वाले बिना एनसीईआरटी के पेपर नहीं बनाते, ये बात ध्यान रखना। प्लस 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 क्या कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए? हाँ, एनसीईआरटी के अलावा आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो। मार्केट में अगर मैं बताऊं, सुभाष डे अच्छी बुक अवेलेबल है, पूनम गांधी अच्छी बुक अवेलेबल है, आरके सिंगला अच्छी बुक अवेलेबल है। इसके अलावा सीबी सचदेवा ने भी, या फिर अगर मैं बात करूं टुगेदर और ओसवाल बिजनेस स्टडीज के मामले में मैं अच्छी इतनी नहीं मानता जितनी इन बुक्स को मान रहा हूं मैं। सैंपल पेपर्स खरीदने की जरूरत नहीं होती बिजनेस स्टडीज में, उनको अवॉइड करना तुम, क्योंकि जो सुभाष डे और पूनम गांधी जैसी बुक्स है उसके अंदर ही इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस गिवन है कि तुम उनको ही कर लो, बस मोर देन इनफ है, ठीक है, वहां तक चले जाओ। एनसीईआरटी में थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस के लिए इसलिए रेफरेंस बुक लेनी पड़ रही है आपको क्योंकि एनसीईआरटी है ना बार बार रिवाइज नहीं हो रही, अपडेट नहीं हो रही, लेकिन तुम्हारा पेपर का पैटर्न अपडेट हो रहा है, एनसीईआरटी अपडेट नहीं हो रही, इसलिए हमें रेफरेंस बुक की तरफ जाना पड़ जाता है। तो कोई भी रेफरेंस बुक ले लो, मेरी तरफ से अगर मेरी मानो तो पूनम गांधी या फिर सुभाष डे,
इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, दोनों बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना टाइम पढ़ना है बिजनेस स्टडीज को? सिर्फ बिजनेस स्टडीज को, मैं नहीं कह रहा 7 के 7 दिन तुम्हें बिजनेस स्टडीज पढ़नी है। आज से अंदाजा लगा लो 15 फरवरी से तुम्हारे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, दिसंबर तक तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाना चाहिए। 12वीं वालों के लिए बात कर रहा हूं, 11वीं के लिए भी कुछ सिमिलर पैटर्न ऐसा ही होगा। तो अभी जब ये तुम वीडियो देख रहे हो, ये मैं अपनी बताऊं, अगस्त का महीना मान लो खत्म ही होने वाला है, खत्म हो गया अगस्त का महीना, सितंबर है तुम्हारे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में तुम्हें बिजनेस स्टडीज फोड़नी है, समझे, और वो भी रिवीजन के साथ। तो आप ये मानकर चलना कि आपने 12वीं क्लास वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने में हर महीने 4 चैप्टर करने हैं। 12 चैप्टर है 12वीं क्लास की बिजनेस स्टडीज में, और 11वीं क्लास वालों में तो और कम है, ठीक है ना। तो 12 चैप्टर हर महीने 4 करने हैं, मतलब हर हफ्ते एक करना है। अब हफ्ते में तुम 3 दिन पढ़ के एक करते हो, या हफ्ते में तुम्हें 5 दिन पढ़ना पड़ रहा है, चाहे वो आधे आधे घंटे के स्लॉट हो, या तुम 2 बार पढ़ लो, ऐसे कर लो। तो ये प्लान ही बन गया ना, हर हफ्ते एक चैप्टर करना है, महीने में 4 हो गए, खत्म कहानी। नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट, दिसंबर में मस्त रिवीजन करना, प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ। अब रिवीजन का तरीका है यार, और लर्निंग का तरीका है, मैंने बताया था लर्न कैसे करते हैं और रिवीजन कैसे करते हैं, इसके बारे में खास बात करनी है, ठीक है। रिवीजन का तरीका ये है कि तुमने कोई चैप्टर आज याद किया है, तो 1 महीने बाद आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है भाई। वो ऐसा कोई नहीं है इंसान जिसको 1 महीने बाद भी याद रखते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना, आपको लगता है कि वो टॉपर है क्योंकि उसको लंबे टाइम तक याद रहता है, नहीं, वो बार बार रिवाइज करते हैं उन चीजों को। उन्होंने अपने टाइम स्लॉट दिए हुए हैं कि डेली बिजनेस स्टडीज पढ़नी है आधा घंटा, हफ्ते में 1 दिन पढ़ते हैं 2 घंटा, या हफ्ते में 2 दिन पढ़ते हैं 2 घंटा, फिर उन्हीं चीजों को वो रिवाइज करते रहते हैं आधे आधे घंटे में, तो उनके कॉन्सेप्ट पक्के रहते हैं। उस बात को ध्यान रखो। अब लर्न करने का तरीका क्या होना चाहिए? सर मेरे को लर्न नहीं होता, मैं लर्न कैसे करूं? मैं तो बहुत सारी बुक से रट्टे मार लिए, रट्टे कभी मारने नहीं बिजनेस स्टडीज में। रट्टे मारने के तरीके फ्लॉप हो चुके हैं, अब स्मार्ट तरीके से पेपर बनाए जाते हैं। अब वो रट्टे वाले पेपर नहीं है, अब तो एप्लीकेशन वाले पेपर है। क्वेश्चन में आपको झंझोड़ देते हैं, घुसा देते हैं कि वहां से आप खुद कॉन्सेप्ट निकालो। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के आते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, रट्टे नहीं मारने हैं, आपने याद करने के तरीके ढूंढ के निकालने, और बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। आप यूट्यूब से देख सकते हो, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, आप अपनी खुद वॉइस रिकॉर्ड करके कान से सुन सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन साइंटिफिक टेक्निक के हिसाब से बताऊं, सबसे ज्यादा सक्सेस वाला याद करने का तरीका है कि आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो और दूसरों को समझाओ। फैमिली में किसी को समझा दो यार, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे तो, ठीक है, फैमिली में मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, भाई को, भाभी को, भतीजे को, भतीजी को, किसी को नहीं सुनना ना, फिर भी सुनाओ, कहानी की तरह सुनाओ, जबरदस्ती सुनाओ, कुछ भी एग्जाम्पल देके सुनाओ। अपने अंदर बिजनेस स्टडीज डेवलप कर लो, डेवलप हो जाएगी कैसे भी करके, समझ रहे हो। तो उनको सुनाओ, सुनाते सुनाते वो तुम्हें चाहे कुछ भी मानने लगे, लेकिन तुम्हारा भला हो जाएगा, पेपर में नंबर पूरे आ जाएंगे। नहीं तो उनको सुनाना शुरू करो। जब किसी को बता बताकर चीजें याद करते हैं, तो साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि चीजें जल्दी याद होती है। 90% तक सक्सेसफुल तरीका है याद करने का ये। अगर तुमने अजमाया ना हो तो इसको अजमाना शुरू कर दो, 1 महीने बाद आप रिजल्ट देखने लगोगे कि चीजें आपको आसानी से याद हो रही है। लर्निंग वाली मैंने बात कह दी आपसे, ठीक है। अब ये है हाउ टू मेक नोट्स। पहली बात तो हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बेवकूफी है ये, समझ लो। अब तुम्हें नोट्स कहीं से भी मिल रहे हो, चाहे तुम यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, और लर्न एंड फन कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है नोट्स की, हर एक चीज की, चाहे आपके पास वो भी है। मेरा मानना यह है, जो भी लिखा है एक बार अपनी कॉपी लो, अपने हाथ से उन चीजों को लिखो। जब भी टाइम मिले उन चीजों को अपने हाथ से लिखो। जब अपने हाथ से लिखोगे ना, तब चीजें वो जहन में बसेंगी। वरना दूर से तो तुम पता नहीं किताब भी देख रहे हो, किसी और की वीडियो देख रहे हो, उसकी वीडियो देख रहे हो, सब चल रहा है। नहीं, अच्छे से अपनी ईमानदारी से किसी भी एक टीचर को, एजुकेटर को फॉलो कर लो, उसके पीछे पड़ जाओ, समझ रहे हो। 10 जगह धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, ईमानदारी वाली बात बताइए दिल से। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है नंबर लाने का, समझ रहे हो। फिर हाउ टू कंप्लीट एग्जाम ऑन टाइम, इसका जवाब एक ही है। परफॉर्मेंस एंजाइटी नाम की एक चीज होती है। तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है, लेकिन व्हेन इट कम्स, जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है, तब डर लगता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी जैसा मुझे आता है पहले से। तो यार उसके लिए तुम्हें टेस्ट देने बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिस टेस्ट तो होते ही होते हैं, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे पास बुक्स हैं, जो तुमने चैप्टर याद किया है, क्वेश्चन याद किया है, एक बार को उसका आंसर अपनी कॉपी में लिख के देखो। टाइमर लगा लो। टाइमर लगाने बहुत जरूरी है कि मैं इतने टाइम में इसको कंप्लीट कर पा रहा हूं या नहीं कंप्लीट कर पा रहा। आपने मान लो
एक फुल चैप्टर का टेस्ट देना है, तो फुल चैप्टर का टेस्ट जब दोगे तो उसका टाइमर के हिसाब से आप चीजें कंप्लीट कर पाओगे तो सही रहेंगी, मतलब मेजरमेंट हो जाएगा। आप हर हफ्ते टेस्ट दो बिजनेस स्टडीज का, समझ रहे हो। अगर आपके पास टेस्ट अवेलेबल नहीं है, कोई सोर्स नहीं है देने का आपके पास, तो आपको बताऊं डाउटनेट की एंड्रॉइड ऐप पे चैंपियन बैच है, वो बिजनेस स्टडीज का ज्वाइन कर लो। और वहां पर एंड्रॉइड फोन में ऐप डाउनलोड होगी, वहां पर मतलब हम पढ़ा रहे हैं वहां पर बिजनेस स्टडीज, वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाती है और टेस्ट सीरीज है हर एक चैप्टर की। वहां टेस्ट देते रहो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिजनेस स्टडीज में सक्सेस मंत्र है टेस्ट देना, टेस्ट देने बहुत जरूरी है। इससे यह भी पता लग जाता है कि टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और डर भी दूर हो जाता है कि क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए था। और अगर बात रही कि मैं बोल रहा हूं एक ही बार में पूरी बिजनेस, अब मैंने देखो तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला ये एडवांस लेवल टिप्स है सारी की सारी। अब यार मैंने बोला कि डायग्राम्स बनाने हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, अब पूरी बिजनेस स्टडीज का डायग्राम आपको एक ही पेपर में बना के दिखा दूं, यही बना के दिखा दूं? नहीं, जब चैप्टर कराऊंगा तब चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट के डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। पूरी बिजनेस स्टडीज के एग्जांपल यहीं दे दूं? नहीं, जब चैप्टर कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जांपल आपको कराऊंगा, समझ रहे हो। स्मार्ट तरीका लर्न करने का बता दिया कि लोगों को बता बता के याद करो। यूनिक कॉन्सेप्ट्स, अब पूरा लिस्ट यहां बना के दे दूंगा, एक बार में दिमाग में चीजें नहीं रहेंगी आपके भी। जब चैप्टर कराऊंगा हर चैप्टर के बाद बताऊंगा कि ये यूनिक टॉपिक्स है, समझ रहे हो। सिलेबस का तो पता ही है आपको, सिलेबस तो पूरा का पूरा ही है जो भी एनसीईआरटी के अंदर। 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चे सतर्क हो जाओ, ये एडवांस लेवल की टिप्स हैं, इनको जरूर ध्यान में रखना। और बेसिक लेवल की बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। रिवीजन मैंने बताया कि रिवीजन एंड में नहीं होती पेपर के टाइम पे, वो तो घबराहट होती है। अगर तुम पेपर के टाइम पे रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुम घबराहट कर रहे हो, ओहो मेरे से होगा नहीं होगा, रिवीजन नहीं हो पा रही, क्या करूं। आज याद किया है उसको हर हफ्ते रिवाइज करो, छोटा छोटा रिवाइज कर लो, वो याद रहेगा लंबे टाइम तक भाई। प्रेजेंटेशन, ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे किस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ये भी जब क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराऊंगा तब वो चीज कराई जाएगी। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो पढ़ाने से आती है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे। अच्छा, एक ट्रेलर दे देता हूं कि यूनिक कॉन्सेप्ट्स कैसे होते हैं। लाइक 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज के बच्चों से बात करूं तो उन्होंने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया होगा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस सबको पता है, लेकिन क्या तुम्हें यह बात पता है कि कौन से कानून से ये जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस इंडिया में रन होता है? तो कानून का नाम है दया भाग और मिताक्षरा लॉ। जिन बच्चों को पता है वो तो ठीक है, वो स्मार्ट है, मतलब चल रहे हैं बढ़िया यूनिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करके। जिनको नहीं पता वो ध्यान रख लो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। तो पूरे नंबर लाने के तो ये चीजें करनी जरूरी है। अब अगर बात करूं 12th क्लास के बच्चे वैसे कंज्यूमर प्रोडक्शन वाले चैप्टर पे पहुंचे नहीं होंगे, जो पहुंच गए होंगे तो क्या उनको पता है कैविएट एम्प्टर और कैविएट वेंडिटर क्या होते हैं? ऐसे वर्ड को स्टूडेंट्स करते ही नहीं है। एनसीईआरटी के हैं ये, ढूंढने से नहीं मिलते, कभी कभी पेपर में मिलते हैं सीधे, समझे। जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से अगर आप देखोगे तो मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट से देखोगे तो जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस होना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से देखोगे, ऑर्गेनाइजिंग से देखोगे तो आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं उसको। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स यूनिक होते हैं, वो आपको करने हैं, समझे। तो कुल मिला के ओवरऑल ये बात बनती है कि लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल पे मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज लव कौशिक आपको बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करा रहा हूं। अगले ही हफ्ते से बिजनेस स्टडीज की आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। लेकिन आपका कोई कमेंट, दिक्कत या डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, बताना ना भूलें, क्योंकि मैं उसको पढ़ के वहीं जवाब दूंगा, ठीक है ना। और फिर भी लगता है कि आपको कोई फोटो, कोई केस स्टडी, कोई प्रॉब्लम है, उसका आंसर आपसे नहीं निकल रहा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर देख लूंगा उसको मैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बिजनेस स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताई है इन्हीं चीजों के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब एग्जाम नजदीक आएंगे ना, तब एग्जाम में भी बताऊंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको पेपर में नहीं करनी। अभी इन चीजों को मैं सिर्फ ऐसे पढ़ के, ऐसे तुम्हें सुना के ऐसे काम नहीं चलता। जब कराऊंगा तब हाथ के हाथ वो चीजें कराऊंगा, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ जैसे सर ने कहा था उस तरीके से करा रहे हैं। तो दोस्तों बिजनेस स्टडीज कर दो शुरू, अगर अभी तक नहीं करी है तो। हल्का मत लेना सब्जेक्ट को, और बिल्कुल ऐसा मत मानना कि हाँ भाई बहुत हैवी लेवल है, ऐसा भी नहीं मानना कि होगा ही नहीं, सब कुछ हो सकता है। आप कर सकते हो, आप करोगे साथ में रह के मेरे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।